साहिबल जमाली वाया सैयदल बशर या साहिबल जमाली वाया सैयदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लाकद नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तोय किस्सा मुख्तसर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़हीर अहमद बिलाली साहब ये खूबसूरत सी नात, ये खूबसूरत सा कलाम हमारे सामने पेश कर रहे थे। ज़हीर साहब बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए भी और ये खूबसूरत सा कलाम सुनाने के लिए भी, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आज आप एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं, माह रमज़ान की रहमतों बरकतों को समेट रहे हैं, कोशिश अपनी तरफ से पूरी कर रहे हैं कि इस माह मुबारक की जो नेकियां हैं वो हम तक पहुंचती रहें और हम इससे फ़ायदा उठाते रहें। आपको खुश आमदीद कहते हैं खैर रमज़ान के एक और सिलसिले में। मैं हूँ इमरान हसन और मैं हूँ अर्मिला हसन। पहला अशरा जो है वो ख़त्म होने को आ रहा है, रहमतें और बरकतें समेटने का ये अशरा था। आज रमज़ान मुबारक है, उम्मीद करते हैं आपका और हमारा साथ अब तक तो अच्छा चल रहा है और हम अपनी ट्रांसमिशन के ज़रिए कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी फैलाने की जो कोशिश कर रहे हैं उसमें काफ़ी हद तक कामयाबी हो रहे हैं। ये आपके फीडबैक से हमें अंदाज़ा हो जाता है। और इस ट्रांसमिशन के अंदर जिस तरह से मुख्तलिफ टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं उस पर भी आज हमने कोई एक मुख्तलिफ तरीक़ेकार से रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और दुनियावी लिहाज से भी आज जिस मौजू का हमने इंतखाब किया है डेफिनेटली आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा और हमें भी बहुत कुछ इस ट्रांसमिशन के ज़रिए सीखने को मिल रहा है। बिल्कुल जनाब, हम अगर इंसान की रूहानी सेहत की बात करें तो उसके लिए ज़ाहिरी और बातनी पाकीज़गी दोनों उनकी बुनियादी हैसियत है। यानी कि साफ़ सुथरे कपड़े पहनना, सफाई रखना, खुशबू लगा लेना, अच्छे खाने पीने के साथ साथ जिन भी चीज़ों का हुसूल आप ज़िंदगी में करते हैं उन्हें हलाल तरीक़े से हासिल करना, इस्लाम के बताए हुए जो उसूल हैं उसके मुताबिक हासिल करना, यही बेहतरीन निज़ाम हयात है। एक तो हम हुसूल रिज़्क़ के हलाल होने के हवाले से और जायज़ जिसे कस्बे हलाल कहा जाता है, एक तो हम इस पे आज बात करने का इरादा रखते हैं। लेकिन मेनली जो हमारा मौजू है वो कुफरान नेमत करते हैं कुछ लोग, या ये कहना चाहिए कि नेमत का सही इस्तेमाल नहीं करते, या फिर चलें इसका जो एक नाशुक्री करते हैं या एक कमतर दर्जे की अगर मैं बात करूं तो हम जो मुख्तलिफ अशिया में असराफ करते हैं, अशिया का ज़िया करते हैं, और इसमें ख़ास तौर पे मैं खाने की बात कर रहा हूँ, हम इस पे फोकस करेंगे कि हम ऐसा क्यों करते हैं और क्यों कर हमें इससे बचना चाहिए, इससे बचना क्यों ज़रूरी है, और क्या इस वक्त हम ऐसा करके इस वक्त उन करोड़ों अफराद के साथ ज़्यादती नहीं करते जो कि ख़त्ते गुरबत से नीचे हैं, जिनको 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता पाकिस्तान समेत दुनिया भर में। इस पे बात करेंगे, इस्लाम इस पे क्या तरगीब देता है, हमारी जो माशरती तरबियत है वो इसके लिए कितनी ज़रूरी है, यही आज का हमारा मौजू होगा और इसी के हवाले से हमारे दोनों मेहमान इंशाल्लाह बात भी करेंगे। बिल्कुल, प्रोफेसर नासिर महमूद साहब हमें ज्वाइन किए हुए हैं, थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। इसके साथ साथ फ़हद अली काज़मी में ज्वाइन कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। और किचन के अंदर आपको पता है अहमद हमाद हमारे साथ मौजूद होते हैं। टॉपिक पे जाने से पहले ज़रा अहमद की तरफ जाते हैं, आज का मेन्यू पूछ लेते हैं कि अहमद आज मेन्यू में उनके क्या है। अस्सलाम वालेकुम अहमद, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। अहमद क्या है आज मेन्यू में? आज मेन्यू में चिकन चिली और बना रहे हैं हम, और उसके साथ फ्राइड राइस बनाएंगे जो कि बड़ा एक लाइट सा खाना है, ठीक है, ग्रेवी वाला। बिल्कुल ग्रेवी वाला लाइट सा खाना है। इसमें 2 टाइप के बनते हैं, एक ग्रेवी वाला बनता है, एक स्पाइसी बनता है, एक ड्राई बनता है। ये ग्रेवी वाला होता है, बिल्कुल लाइट सूप की तरह होता है। और जैसे कि रोज़ा है, आप सबका भी रोज़ा तो जितना आराम से आपने कहा ना मैं ठीक हूँ, हमें पता है आपका रोज़ा है, हमें फील हो गया आवाज़ से वो ठहराव से पता रोज़ा है। तो इसी के साथ साथ हम जो है ये लाइट सा खाना बनाएंगे। आप अपना काम जारी रखिए, ऑन एंड ऑफ आपकी तरफ आते रहेंगे और जानते रहेंगे क्या रेसिपी चल रही है। अहमद आज चिकन चिली राइस चाइनीज बन रहा है, तो चाइनीज वैसे थोड़ा लाइट खाना होता है। टॉपिक की तरफ आते हैं। जी आइए जी, टॉपिक की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल, प्रोफेसर हमारे साथ मौजूद है। प्रोफेसर सबसे पहले तो हम
रिज़्क़ हलाल के हवाले से बात कर रहे हैं। अब इस्लाम में ऑब्वियसली बहुत सारे वाज़ेह तरीक़ों से बताया गया है रिज़्क़ हलाल क्या है। हम चाहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म में गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं इसी बात से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान का जो कुछ मुक़द्दर कर दिया रिज़्क़ इंसान को मिलना है, अब ये इंसान पर है कि वो उसको हलाल तरीके से ले ले या उसे हराम तरीके से ले ले, लेकिन जो चीज़ उसके नसीब में हो चुकी है वो उस तक पहुँचेगी। और रिज़्क़ इंसान की तलाश में होता है जो अल्लाह ने उसके नसीब में रखा हुआ है। अब इंसान ख़ुद अपने लिए उसे हराम मीन्स को यूज़ करते हुए उसे हराम कर ले तो ये है कि इंसान की अपनी बदनसीबी है। इतनी अहमियत का हामिल है ये रिज़्क़ हलाल कमाना और इसको हासिल करना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने तमाम रसूलों को हुक्म दिया और हर नबी हर रसूल जो भी आया उनको रिज़्क़ हलाल की ताकीद की गई। इरशाद फरमाया या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यबात वअमलू सालिहा। ऐ मेरे सारे रसूलों, अल्लाह ने इकट्ठा कर दिया कि हर ज़माने में हर रसूल को हुक्म दिया गया था कि वो तय्यबात में से खाएँ, पाकीज़ा और हलाल चीज़ों में से खाएँ और इसके अलावा किसी चीज़ को न खाएँ। अल्लाह ने अपने रसूलों को मना कर दिया और इंसानों को या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यबा, ए ईमान ए सारे लोगों, ज़मीन में से जो तुमने खाना है तय्यब और हलाल चीज़ों को खाओ, हराम की तरफ न जाओ। हुज़ूर सरवरत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बार हज़रत शद्दाद बिन औस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बहन है हज़रत उम्मे अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, वो उन्होंने देखा कि आका अलैहिस्सलाम ने सख्त गर्मी के दिन का रोज़ा था तो आका अलैहिस्सलाम के घर उन्होंने दूध भेजा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास जब एक शख्स दूध लेकर आया तो आपने फरमाया तुम्हें कहाँ से ये दूध मिला? उन्होंने कहा जी मुझे उम्मे अब्दुल्ला ने ये दूध भेजा है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाओ जाके उससे पूछो तुम्हें कहाँ से मिला। वो उनके पास वापस गया, जाके पूछा कि आपको ये दूध कहाँ से मिला? उन्होंने कहा मैंने अपनी बकरी का दूध दो कर आपको भेजा है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम को जब ये पैगाम मिला तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इमाम हाकिम अल मुस्तदरक में ये हदीस लाए हैं, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाओ जाकर उसे पूछो बकरी कहाँ से आई। तो उन्होंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह बकरी मैंने खुद अपने हलाल के पैसे से ख़रीदी थी, तब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने दूध पिया। हज़रत उम्मे अब्दुल्ला आ गई, या रसूलल्लाह आपने इतनी ताकीद की मेरे भेजे हुए दूध पर। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उम्मे अब्दुल्ला अल्लाह ने अपने सारे रसूलों को हुक्म दिया और मुझे भी हुक्म दिया, कुलू मिनत तय्यबात वअमलू सालिहात, तय्यब चीज़ों में से खाओ और नेक अमाल करो। अब आप देखें कि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब पाबंद किया तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब तक रिज़्क़ हलाल जिस्म में नहीं जाएगा और रिज़्क़ हलाल हलाल तरीके से कमाया हुआ, बसा औकात तो हम हलाल चीज़ों को अपने कसब के तरीकों से हराम कर देते हैं। यानी रिश्वत के पैसे से हलाल का गोश्त ढूंढने निकल जाएं, पैसा हराम है और गोश्त आप हलाल ढूंढ रहे हैं। रिश्वत के पैसे से घर बनाया और हाज़ा बिन फज़ल रब्बी लिखवा, और ऊपर ये कितना बड़ा मजाक है कि माल आपका हराम है, उससे आप हलाल भी ढूंढ लें तो आपका वो चीज़ हलाल तो नहीं होगी, वो तो हराम हो जाएगी। या किसी का हक आपने मार लिया तो वो हराम हो जाएगा। अच्छा, इस माशरे की तरफ जो इशारा किया फहद भाई, ओबियसली हम हर मौजू को इस्लाम की बुनियादी तालीम जानने के बाद अपने माशरे के ऊपर फिर परखते हैं कि इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं। मेरे ख्याल में हमें कोई कहने में दो राय नहीं है कि इस वक्त हर दूसरा शख्स ही इसमें मुब्तला है, बिल वास्ता या बिला वास्ता तरीके से। अगर मुब्तला नहीं भी है तो कम अज़ कम इसका खौफ नहीं रखता। अगर आपको मौका मिले तो आप मौके की मुनासबत से आप कुछ ऐसा कर जाएंगे, ये कहते हुए कि क्या करें जी गुजारा नहीं होता। आप कैसे देखते हैं इसको? जी थैंक्स अ लॉट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर हम इसके स्पिरिचुअल एंगल से ही बात को पहले शुरू करें और फिर से कंटेम्प्रेरी एंगल तक लेके आएँ, हमारे सूफिया के यहाँ एक लुकमा जो आप फॉरबिडन मीन से हासिल करते हैं, आपकी जो इबादत हैं और वो जो मारिफत का सफ़र है वो डेकेड्स आप पीछे चले जाते हैं। अल्लाह, एक लुकमा आपको बहुत पीछे कर देता है। शेख अजमेर ने कश्फुल माजूब के अंदर एक नमाज के ऊपर चैप्टर कायम किया और कहा कि नमाज की कुछ शराइत हैं, कुछ ज़ाहिरी शराइत हैं, कुछ बातनी शराइत हैं। ज़ाहिरी शराइत में से तुम जिस जगह खड़े हो वो पाक साफ होनी चाहिए। ज़ाहिरी शराइत में ये शर्त भी है कि तुम्हारा लिबास जो है वो पाक साफ हो, तुम उसमें हो। बातनी शराइत में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जिस मकान में तुमने मुसल्ला बिछाया है क्या वो हराम रिज्क से तुमने वो मकान बनाया है या हलाल रिज्क से वो मकान बना है। जो लिबास तुमने पहने हुए हैं, वो जो फैब्रिक है, वो जो क्लॉथ है, क्या वो हराम जरिए से तुमने वो क्लॉथ हासिल किया है या हलाल जरिए से? हम हराम जरिए से लिबास पहनते हैं, हराम जरिए से हमारे वो बड़े बड़े घर हैं और उसके बाद हम मिलादुन नबी के जलसे मनाते हैं। जी ऐसे ही। उसके बाद हम बड़ी बड़ी इफ्तार पार्टी लगा देते हैं बाहर। उसके बाद हम मुहर्रमुल हराम आएगा तो इमाम हुसैन के नाम और ये मिसाल हमारी उन सभी अफराद के लिए नहीं है जो ये करते हैं। यकीनन आप हलाल से भी करते होंगे, लेकिन एक बड़ी तादाद है, सो क्लैरिटी बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उलमाए हक की हमेशा से हम सपोर्ट करेंगे, उलमाए सू के हम खिलाफ हैं। बिल्कुल ठीक। इसी तरह जो लोग जेन्युइन हैं, सिंसेरिटी के साथ कर रहे हैं, उनको तो सलूट है। बिल्कुल। लेकिन
ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी बहरहाल ऐसी है। और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आवर सेक्ट्स, हम जिस भी स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करें, इमाम हुसैन के नाम पे, सरकार दो आलम के नाम पे, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम के ऊपर, यानी मैंने 3 ऐसी हस्तियों का नाम लिया, हम हिपोक्रेसी ही को फैला रहे हैं और हलाल और हराम को, डबल स्टैंडर्ड्स हैं, एब्सोल्युटली डबल स्टैंडर्ड्स हैं। और हलाल और हराम का कतई तौर पे कोई फर्क नहीं है। अगर आपने सारी जिंदगी हराम कमाया है और फिर आप किसी को उस पैसे से हज पे भेज दें, ये समझ के कि जी मैं तो हज करवा रहा हूं इसको, या मैं सिलाई मशीनें दे रहा हूं रमजान के अंदर, दिस इज एब्सोल्युटली, दिस इज शैम, दिस इज अ फ्रॉड। अच्छा फात साहब, एक सवाल मेरे यहाँ पे है, अब बहुत सारे लोग जैसे हम जानते हैं जिनके सबकॉन्शियस के अंदर या जो कह लें उनके ज़मीर के अंदर ये चीज़ मौजूद है कि जी हमने ये रिस्क हलाल से नहीं कमाया, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं, अब उस तरह से शायद तहकीक करने का मामला नहीं होता, जैसे अभी प्रोफेसर मिसाल दे रहे थे, या दीगर मामलात हैं, हमें अंदाज़ा नहीं है कि हम किस दौड़ में हैं, हम अपनी मौशी हालत को बेहतर करने के लिए लगे हैं, तो जो डिफरेंशिएट करना है वो भी तो बड़ा डिफिकल्ट हो गया है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, नॉनदलेस इट इज़ एक्सट्रीमली क्रिटिकल। या आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ रिस्के हलाल के साथ, अकले हलाल के साथ जुड़ी हुई है। बिल्कुल। अगर हम इसके बारे में लैक्स हैं, लेजी हैं, तो हम अपने दीन का बड़ा नुकसान कर रहे हैं। मतलब अक्सर ये यहाँ पे डिबेट होती है, जी हमारी दुआ मैं अल्लाह ताला से इतनी देर से मांग रहा हूँ, दुआएं कबूल नहीं होती। क्यों पूरी नहीं होती? जो फ्यूल है, ह्यूमन बीइंग्स दे आर अ स्पिरिचुअल बीइंग, रिलीजियसली स्पीकिंग ना हम स्पिरिचुअल बीइंग है। स्पिरिचुअल बीइंग को फ्यूल चाहिए। अल्लाह ताला ने जो फ्यूल रखा है ना, वो अकले हलाल का है। अगर आप उसके अंदर हराम डालेंगे तो वो फ्यूल ही नहीं है कि आपकी बातें, आपकी दुआएं, आपकी आहें रब ताला तक पहुंचे। तो बुनियादी तौर पे इसके बारे में हम लैक्स नहीं हो सकते। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्रिटिकल इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है। अच्छा, इसमें जो सजा का कॉन्सेप्ट है प्रोफेसर साहब, वो भी बहुत जरूरी है और इस्लाम ने इसीलिए सजा का कॉन्सेप्ट रखा है ताकि हमारे लिए एक राह हिदायत रहे और हम उसको तलब भी करते रहें। क्या सज़ा है उसकी जो शख्स हराम से रिस्क कमाता है? देखें, हराम रिस्क के मुख्तलिफ ज़रिए होंगे। जिस ज़रिए से आएगा, सपोज़ चोरी से माल हराम आया तो उसकी चोर की सज़ा होगी। अगर डाके से रिस्क हराम उसने कमाया तो उसकी डाकू वाली सज़ा होगी। जो जिस ज़रिए से रिज़्क़ हराम कमाएगा उसकी वो सज़ा हो जाएगी। चोरी है तो हाथ काट दिए जाएंगे, डाका है तो दायां हाथ बायां पाँव काटा जाएगा। मर्ग क्या अल्लाह ने, और बाद मर्ग तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बहुत ही नाज़ा, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हब वल फ़िद्दता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबिलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। जो लोग जमा कर लेते हैं सोना चांदी और फिर अल्लाह की राह में खर्च ना करके हराम कर, ये एक और बात है। अच्छा, एक बंदे ने सारा हलाल कमाया, हलाल था, दुरुस्त तरीका था, वैसे मुमकिन नहीं है कि हलाल कमाए और ज़कात देने को दिल न करे। वैसे सपोज कर लेते हैं कमाया हलाल था, ज़कात नहीं दी, फिर हराम कर दिया, अपनी पाकीज़ा चीज़ में गंदगी की मिलावट कर दी उसने। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो लोग माल को जमा करते और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, ये माल यकीनन हराम हो जाता है। फरमाया फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, इनको दर्दनाक अज़ाब की बिशारत दें। यौम युहमा अलैहा फी नार जहन्नम, जहन्नम की आग में गर्म करके इनके चेहरे पर, इनकी पीठ पर, इनके सीनों पर दागा जाएगा और कहा जाएगा, हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, ये है जो तुमने अपने लिए जमा किया था, बस फज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनज़ून, जो जमा किया था आज उसका जायका चख लो। और जब हलाल रिज़्क़ हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए और उसको अपनी राह में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए, आखिरत का ऐसा सामान करने की तौफीक अता फरमाए। हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। खैर रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद। रिज़्क़ हलाल के हवाले से हम बात करें, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। फात साहब, अभी हम ओवरऑल एक माशरे की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे घरों के अंदर माँ बाप हों, बहन भाई हों, बुज़ुर्ग हों, घरों के अंदर जो रिज़्क़ हलाल का कॉन्सेप्ट है वो उस तरह से शायद बताया नहीं जाता, समझाया नहीं जाता। आपको लगता है कि जनरेशन वाइज या हमारे जो पेरेंट्स हैं या बड़े हैं, अपने बच्चों को उस हवाले से तरगीब देना या डिफ्रेंशिएट करना, यह हमें बहुत इनिशियली बताना चाहिए? एब्सोल्युटली। और रिज़्क़ हलाल तो एक क्रिटिकल चीज़ है, बेसिक चीज़ है। मतलब हमारी जितनी भी इबादत हैं वो कबूल ही नहीं होंगी अगर रिज़्क़ हलाल नहीं है हमारे पास। मतलब हम नमाज रोज़ा कर रहे हैं, अपेरेंटली ये रिचुअल्स ही होंगे। तो पेरेंट्स को चाहिए, लेकिन वही वाली बात है कि पेरेंट्स बेचारे क्या करें। पेरेंट्स की खुद भी एट टाइम्स मुझे लगता है, मैं खुद हम सब देख रहे हैं कि हमारी खुद की तरबियत होने वाली है ऑनेस्टली।
मतलब जिन्होंने बच्चों की तरबियत करनी है वो खुद भी अभी बहुत पीछे हैं, दे आर लैगिंग बिहाइंड। और हमने मज़हब को एक ख़ास तबके के हवाले कर दिया है। हम समझ रहे हैं कि हम मज़हब से डायरेक्टली जुड़े नहीं हुए, हमें एक आलिम या एक मौलाना की ज़रूरत है, वो जो हमें बताएगा वो बातें हम आगे ट्रांसमिट करेंगे। कुरान अज़ीमुश्शान, हदीस मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमारे असलाफ के अक़वाल, हम डायरेक्टली उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट करना चाहिए और अपने बच्चों को आगे हमने एम्पावर करना है उन तालीमात के साथ। और यहीं पर वही वाली प्रॉब्लम है कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो करने की पोजीशन में नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और बड़ी बात है जो आपने टॉपिक के अंदर खाने के आदाब की भी बात की जी। और असराफ की भी। हम खाना इतना ज़ाया करते हैं और हमारी जो क्लीनलीनेस और हाइजीन के मसले भी उसके साथ जुड़े हुए हैं। मेरा इत्तफाक होता है टाइम्स में अपनी रिस्पेक्ट्स के लिए, टाइम्स मुख्तलिफ श्राइन्स पे जाने का इत्तफाक होता है। मुसलमानों की जो श्राइन्स हैं वहाँ पे मुझे वो हाइजीन और क्लीनलीनेस नहीं नज़र आती जी। और खाना या लंगर जिस तरह से तकसीम होता है और फिर उसके बाद उसकी बेहुरमती होती है, इसके बरअक्स मुझे पड़ोसी मुल्क भी जाने का इत्तफाक हुआ। आप उधर किसी उनकी इबादतगाह में चले जाएं तो खाने का इतना एहतराम है, अगर वहां पर वाइट मार्बल है तो वो पॉलिश्ड ही है। एक आपको जर्रा जो है वहां पे उनकी इबादतगाहों में लंगर का नीचे गिरता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे जो है यहाँ पे गुरुद्वारा वगैरह के अंदर आप जाएं, यहाँ के गुरुद्वारा आप ननकाना साहब चले जाएं, करतारपुर चले जाएं तो वहां पर है। तो वो इस दीन जो कि इस रिज़्क की हुर्मत की बात कर रहा है, एक एक लुकमे की हुर्मत है और सफाई की बात और कर रहा है, सफाई की क्लीनलीनेस, पाकीज़गी निस्फ़ ईमान है। तो वहां पर हाइजीन के इतने बड़े मसाइल हैं, ये भी साथ ही जुड़े हुए हैं। और जो हम आदाब की बात करते हैं, खाने के आदाब की, तो हमारे सूफिया ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा कि दस्तरखान बेहतरीन वो है, बेस्ट दस्तरखान वो है जिसमें आप अकेले ना हो, लोग आपके साथ शामिल हो। और ये तो अंबिया के जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ही हम चलें तो वो एक पूरी बिल्कुल ऐसी। मेरे पास 2 मिनट बाकी हैं प्रोफेसर साहब। एक तो ये कि ये इसमें हमारी घरेलू ख़वातीन की कितनी ज़िम्मेदारी है कि वो एक तरगीब का बायस बने कि घर में रिज़्क़ हलाल आए, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन वजह बनती हैं, उनकी डिमांड्स वजह बनती हैं कि जो मर्द हज़रात हैं उनको लाना पड़ता है, चाहे जैसे भी हो, पर ज़रूरियात भी होती हैं। इसको समअप कीजिएगा आखिरी। ये बहुत आपने अच्छी बात की। अगर इंसान अपनी औलाद और अपनी ज़ौजा, ये है अल्लाह ताला ने जो इंसान के साथ रखे, ये बसा औकात इंसान का इम्तिहान बन जाते हैं। पहले मर्दों को बात कि जितना मर्जी दबाव हो, बीवी बच्चों का दबाव, आपने उनको रिज़्क़ हलाल खिलाना है, आप लाएंगे खाएंगे, सारे जिम्मेदार आप अकेले होंगे। एक इंसान ने हराम का रुपया लाया, सब ने खाया पूरे घर ने, लेकिन जिम्मेदार ये है जिसने कमा के लाया। और दूसरी तरफ से फिर आप उन ख्वातीन को जो घरों में जिनको पता है कि उनके खावंद की इतनी तनख्वाह नहीं है, जिन बच्चों को पता है उनके वालिद के इतने वसाइल नहीं, उन पर दबाव न डालें, उनको जहन्नमी ना बनाएं, उनके ज़रिए खुद जहन्नमी ना बने, अपने आप को अपने मीन्स के अंदर, अपने हालात के अंदर रहते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारें। ये एक दूसरे पर नाजायज़ चीज़ें कमाने का कि जहाँ से मर्जी कमा के ले आओ, मैं क्या करूँ, तुमने लाना है तो मैंने खाना है, ये नाजायज़ और मुकाबलाबाजी। और ये ख़ानदानों के अंदर ये भी हमारे यहाँ, चूँकि जिस माशरे में हम रहते होते हैं, वक्त हमारे पास थोड़ा सा महदूद था, लेकिन हमारे दोनों मेहमानों ने बड़ा बखूबी कोशिश की कि हम इस मौजू के ऊपर बात करें। रिज़्क़ हलाल के ऊपर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है, अल्लाह से मांगना बहुत ज़रूरी है, इसकी तौफीक, और उसके साथ साथ खाने के अंदर इसका ज़िया बिल्कुल नहीं करना, चूँकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये खाना नसीब नहीं होता। दोनों मेहमानों के शुक्रिया के साथ हम ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक के बाद वापस आपको ज्वाइन करेंगे। कीप वॉचिंग। बिछा है दामन दिल नूरे लम यज़ल के लिए, है पेश जान शहंशाह बेबदल के लिए। पढ़ो दुरूद पढ़ो और बेशुमार पढ़ो, पढ़ो दुरूद पढ़ो और बेशुमार पढ़ो,
यही वजीफा है सब मुश्किलों के हल के लिए, यही वजीफा है सब मुश्किलों के हल के लिए। और बड़े करीम है वो बेतलब ही देते हैं, बड़े करीम है वो बेतलब ही देते हैं, वो मुंतजर नहीं रखते किसी को पल के लिए, वो मुंतजर नहीं रखते किसी को पल के लिए। और मेरे हुजूर की निस्बत की खैर हो खालिद, मेरे हुजूर की निस्बत की खैर हो खालिद, यही असास है बख्शिश की बेअमल के लिए, है पेश जान शहंशाह बेबदल के लिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ज़हीर अहमद बिलाली साहब एक दफ़ा फिर बहुत ही खूबसूरत नात रसूल मकबूल पेश कर रहे थे, इस उम्मीद के साथ कि हमारे ईमान ज़रूर मुनव्वर होते हैं जब भी हम नात रसूल करीम पढ़ते हैं। अल्लाह आपको जज़ा दीजिए, बहुत शुक्रिया। हम आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, हमारी चूँकि रोज़ाना की बुनियाद पे कोशिश होती है कि हम किसी न किसी ऐसी शख्सियत से, ऐसे मौजू के तवस्सुत से आपकी मुलाकात करवाएं जो खिदमत खल्क़ में मसरूफ़ अमल हैं, चाहे वो इनफरादी तौर पे हैं या फिर इज्तिमाई तौर पे किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कर रहे हैं। तो आज भी हमारे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं, हमने उनकी तरफ जाना है, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ ज़रा पहले किचन अपडेट ले लें और फिर वापस उस पे आते हैं। हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अहमद, क्या अपडेट है किचन में? मुझे तो लग रहा है खाना बन गया। ऑलमोस्ट चिकन जो है वो हमारा बन गया है। ये प्लेटिंग हम कर रहे थे जी। एंड ये हमारे फ्राइड राइस हैं जिसके ऊपर हमने एग की जो है वो गार्निशिंग की है, और इसी के साथ साथ ये मैं आपको, और अहमद आपने साथ साथ रेसिपी भी बता दें। दो की रेसिपी का टीवी स्क्रीन्स पर आपको शो हो जाएगा, लेकिन अहमद हमें साथ साथ रेसिपी भी बता देंगे। देखें, ये जो चिकन है इट्स वेरी वेरी इजी। हमने ऑयल के अंदर गार्लिक और जिंजर को फ्राई किया है। इसी के साथ साथ वेलवेटिंग चिकन, जिसको हम कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा सोया सॉस और बेकिंग सोडा लगा के इसको फ्राई करते हैं। और फ्राई हमने इसको डालडा में किया है, जो कि पिछले 38 ईयर्स से हमारे साथ है और माओं का एतमाद है, जहाँ ममता वहाँ डालडा। ज़बरदस्त। ठीक है, तो ये मैं आपको पोर करके दिखाऊंगा। ये देखिए। अच्छा, नॉर्मली जब हम चिकन चिली की बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में वो ड्राई चिकन चिली आता है नॉर्मली रेस्टोरेंट्स पे जाए, लेकिन आई लाइक इट कि यहाँ इस पे ग्रेवी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ग्रेवी पसंद करते हैं। ये देखें, ये बड़ा ही लाइट ग्रेवी वाला, दो टाइप के हैं। हाँ। ठीक है, ग्रेवी वाला है और बगैर ग्रेवी के। ये ग्रीन चिली ग्रेवी के साथ होता है, और जो वो होता है वो रेड चिली के साथ होता है। अच्छा, ओके। वो रेड चिली के साथ, ग्रेवी के साथ, ग्रेवी के बगैर होता है, और वो थोड़ा सा जो है वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा बेहतर है। ये ज्यादा बेहतर है जो भी ग्रेवी वाला खाना है वो बहुत मिर्चें होती हैं। चले, हम जो कि रेसिपी कार्ड भी दिखा रहे हैं, तो साथ जरा रेसिपी अहमद बता दें ताकि आसानी हो जाए। ठीक है, रेसिपी में हमने जो गार्लिक फ्राइड एग फ्राइड राइस के लिए हमने जो है वो वेजिटेबल्स को सौते किया। ठीक है। सौते करने के बाद इसके अंदर जो है हमने थोड़ा सा ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट एडजस्ट किया, और उबले हुए चावल, पुराने, नए नहीं आपने उबालने, क्योंकि इसमें स्टार्च लेवल हमें कम चाहिए होता है, ये चिपके ना। अच्छा। जब हम टॉस कर रहे होते हैं चावलों को, तो वो आपने शामिल करने। तो ये हमारे पास फ्राइड राइस आ जाएंगे। और दोबारा अगर मैं आपको रेसिपी बताता चलूँ, आपने सिर्फ और सिर्फ गार्लिक और जिंजर को जो है वो सौते करना है। सौते करने के बाद वेलवेट हुआ हुआ चिकन, जिसमें
हमने कॉर्नफ्लोर एंड सोया सॉस लगा के उसको फ्राई करना है, वो अलग हो जाएगा। इन दोनों को आपस में मिला के 2 चिकन क्यूब्स और इसमें 1 लीटर पानी ऐड करना है, हाफ kg चिकन के अंदर। ओके, तो हमारे पास जो है इस तरीके का कुछ जो है वो आ जाएगा और इसकी ग्रेवी रेडी हो जाएगी। अहमद, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा ज़बरदस्त खाना है। हमें पता है इसका टेस्ट भी उतना ही अच्छा होगा जितना ये देखने में लग रहा है। अहमद हमाद हमें रोज़ मज़े मज़े के खाने खिलाते हैं नाजरीन अफ्तारी में, और अभी भी आज हमारा खाना रेडी हो चुका है। अब हम आपकी मुलाकात अपने मेहमान से करवाएंगे, और जिस फाउंडेशन, जिस इदारे के हवाले से हम बात कर रहे हैं, 28 साल पहले ये जो इदारा है इसका आगाज़ हुआ था, और 5 स्कूलों से शुरू होने वाला इदारा अब तकरीबन 3 लाख के करीब बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम कर रहा है। जबकि पसमानदा और गरीब बच्चों के हवाले से बात करें तो मुफ्त तालीम देने हमें इस इदारे की जो खदमात हैं वो काबिल तारीफ़ हैं ही, और आज हमने अपने शो में भी इनको मदऊ किया है कि इनके इदारे के हवाले से हम जानें किस तरह से बच्चों को तालीम दे रहे हैं और इस कार्य खैर में किस तरह से अपना हिस्सा डाल रहे हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं उमर शाहिद साहब, हेड ऑफ डेवलपमेंट। इनसे हम बात करेंगे द सिटीज़न फाउंडेशन के हवाले से। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं आप? जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो हम चाहेंगे अपने इस द सिटीज़न फाउंडेशन के हवाले से एक ब्रीफ सा इंट्रो हमारे देखने वालों को बताएं कि कब से स्टार्ट हुआ, किस तरह से ये काम कर रहा है। ये असल में स्टार्ट जिस तरह आपने बताया 5 स्कूलों से हुआ था। होता वही है कि जिस तरह हम ड्राइंग रूम में बैठे हुए डिस्कशन करते हैं कि मुल्क के हालात ये नहीं ठीक, मुल्क में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो 5 दोस्तों ने सोचा कि हमें कुछ करना चाहिए मुल्क। पहले वो हॉस्पिटल्स पे, हेल्थ पे काम करते रहे, फिर माइक्रो फाइनेंस का सोचते रहे, फिर जब इंटरनेशनल स्टडीज़ और सारी कंसल्टेंसीज से वापस आए तो उनको पता चला कि एजुकेशन अकेला एक ऐसी सॉरी एजुकेशन एक ऐसी सिर्फ चीज़ है जो इन तमाम मसाइल का हल है। और जो मुल्क अगर आगे बढ़े हैं जितने भी, वो सिर्फ एजुकेशन से ही बढ़े हैं। तो उन्होंने स्टार्ट ये किया कि हम 5 लोग हैं, हम अपने पैसों से 5 स्कूल बनाएंगे, लेकिन ये गरीब बच्चे का गरीब स्कूल नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कुशादा कमरे होंगे, लाइब्रेरीज होंगी, लैब्स होंगी। इनफैक्ट उस स्टार्ट में भी यही था कि कंप्यूटर लैब्स होंगी। अब तो खैर वो बहुत डिजिटली एडवांस्ड हो चुकी हुई हैं चीज़ें। तो 5 स्कूलों से स्टार्ट हुए थे कराची से। अब इस वक्त 1921 स्कूल यूनिट्स हैं अक्रॉस पाकिस्तान। वाओ। जिसमें से तकरीबन 950 के करीब सिंध में है, 780 पंजाब में है, 90 के करीब बलोचिस्तान में, और कोई 87-90 के करीब ही केपी में। ये कैसे काम करते हैं? जी अच्छा, इसका ब्लॉक ये होता है कि 52 मिलियन बच्चा पाकिस्तान का इस वक्त स्कूल गोइंग एज का है, जिसमें से 26 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी। माय गॉड। यानी कि उनके पास कोई सरकारी स्कूल नहीं है। 26 मिलियन 2 करोड़ 60 लाख बच्चा ऐसा है जिन्होंने स्कूल की शक्ल ही नहीं देखी, जिन्होंने स्कूल की शक्ल नहीं देखी, और वो 16 साल की एज क्रॉस कर जाते हैं। ओह माय गॉड। तो हम वहां पे स्कूल नहीं बनाते जहाँ पे विद इन 10 किलोमीटर रेडियस कोई स्कूल पहले से मौजूद हो। ओके। क्योंकि उनके पास कोई ना कुछ जी बिल्कुल। तो हम क्या करते हैं कि हम दूर दराज दुश्वार इलाकों में से ढूंढते हैं कुछ ऐसे इलाके, और उसके सेंटर में जाके जहाँ पे हमें 3, 4, 5 गांव मिल जाते हैं, उनके दरमियान में स्कूल बनाते हैं। ठीक। उसकी 2 बड़ी वजूहात ये होती है कि अगर 500 मीटर से बढ़ जाए स्कूल का डिस्टेंस तो 15% आपकी जो गर्ल्स की अटेंडेंस है वो ड्रॉप हो जाती है। और अगर फंक्शनिंग टॉयलेट्स अवेलेबल ना हो स्कूल में तो कोई बच्ची वहाँ पे एनरोल नहीं होती। और आप सारे इन बुनियादी स्टैंडर्ड्स पे फोकस किए हुए हैं, यानी कि जो एक स्कूल कराची में या लाहौर में चल रहा है, क्या वैसा ही स्कूल आप गांव में भी बनाते हैं? असल में हमारे 4 ब्लॉक्स, 4 टाइप ऑफ स्कूल्स हैं। ठीक है। एक पंजाब में बनता है हर एरिया के हिसाब से, केपी में हट स्टाइल के स्कूल है, तमाम स्कूल सेम होंगे। ओके। तमाम स्कूल्स में 1:30 रेशो होगी, तमाम स्कूल का स्क्वायर फीटेज पर स्टूडेंट सेम होगा। पंजाब में अगर आप सारे स्कूल देखोगे तो हमारे तमाम रेड ब्रिक स्कूल हैं, जैसे FC है, जैसे HESN है। ऑलराइट। ठीक है, तमाम स्कूल 900 के 900 वही स्कूल होंगे। सिंध में हमारे ब्राउन होते हैं, वो उसी तरह होते हैं। ठीक है। ठीक है, तो सेम स्कूल हर एक को मिलता है। फैसिलिटीज पॉइंट ऑफ व्यू से, फैसिलिटीज पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, एक और बात, चूंकि ऑब्वियसली आपने कहा कि बच्चों के अब यहाँ पे इनरोलमेंट का क्या प्रोसीजर है? ऑब्वियसली जैसे आपने कहा मुख्तलिफ इलाकों में, दूर दराज इलाकों में किस तरह से बच्चे आप लोग इनरोल करते हैं, फिर टीचर्स साथिज़ा की तादाद है, क्लासरूम्स में फैसिलिटीज़ हैं, इस हवाले से भी जी। अच्छा, जब हमारा स्कूल वहाँ पे बनना शुरू होता है तो हम प्रिंसिपल की हायरिंग पहले कर लेते हैं।
उनका प्रिंसिपल का रोल ये होता है कि उन्होंने कम्युनिटी में जाना है, उन्होंने फैमिलीज को मिलना है। अब मैंने वो बताया ना कि ये वो लोग हैं जो बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे थे, आदत ही नहीं थी, वो मजदूरी करवा रहे थे। वो जब तक स्कूल बिल्ड हो रहा होता है, ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा होता है, प्रिंसिपल की उनके साथ इतनी दोस्ती हो चुकी होती है कि उनको कहती है कि बच्चियों को या बच्चों को आप एटलीस्ट 5वीं तक पढ़ा लें, फिर 5वीं से 7वीं में लेके जाते हैं, फिर 10वीं तक लेके जाते हैं। स्कूल हमारे में जो हमारा शुरू से रूल ये रहा था कि कोई बच्चा हमारे स्कूल से वापस नहीं जाएगा कि वो फीस नहीं दे सकता, लेकिन हमने फीस रखी ज़रूर हुई है। वो 10 रुपये है प्राइमरी स्कूल के लिए और 20 रुपये है सेकेंडरी स्कूल के लिए, ताकि वालदैन टीचर से आके पूछ भी सके कि मेरे बच्चे की क्या है, कुछ हक वो रखें इखलाकी तौर पे। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो वो ये ना हो कि जी FOC है तो बस ऐसे ही। उमर भाई, टाइम चूंकि कम है, वसाइल बड़े चाहिए होते हैं, ओबियसली आपके इदारे को भी वसाइल चाहिए। हम देखते हैं आप इस हवाले से इश्तारात भी हमने देखे हैं आपके। एक तो अब तक वसाइल का क्या सिलसिला है और दूसरा ये क्या तवक्कुआत हैं, अगर आप चाहते हैं लोग आप तक पहुँचें तो वो कैसे पहुंचे, जरा एलेबरेट कर दें इसको हमें। जी अच्छा, वसाइल में हमारे 2 हिस्से हैं, एक नेशनली और एक इंटरनेशनली। हमारे इंटरनेशनल डोनर्स बहुत सारे पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाह रहे होते हैं और जिनको ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिस पे उनको ट्रस्ट होता है उसको बहुत सपोर्ट करते हैं। तो TCF उनमें से इदारों में से एक इदारा है जिसको इंटरनेशनली बहुत सपोर्ट किया जाता है। ठीक है। जो सबसे बड़ी बात जो मैं लोगों से कहना चाहूँगा या जो अनफॉर्चुनेट भी है कि जब हम ज़कात की बात करते हैं तो पहली लिस्ट में तालीम कहीं पे भी नहीं आता। जिस दिन हमारे पास ज़कात देने में तालीम शुरू में आ गया ना, तो मैं आपको ये यकीन दहानी ज़रूर करा सकता हूँ कि उसके बाद हम ज़कात देने वालों को ढूंढ रहे होंगे और हमें मिल कोई नहीं रहा होगा। क्योंकि जब ज़कात से आप एक सदका जारिया में किसी को पढ़ा देते हैं ना, तो वो उसके बाद ज़कात लेता नहीं है। अच्छा, ये लोगों को कंफ्यूजन भी है कि क्या ज़कात का पैसा इस जानिब दे सकते हैं लोग तालीम के लिए, सिटीजन फाउंडेशन के लिए? जी, ये बड़ी देर से ये कंफ्यूजन है और हम कोशिश कर रहे हैं कि अवेयरनेस इसकी आ जाए। हम शरिया बोर्ड कंप्लायंस हैं, ठीक है, पाकिस्तान के शरिया बोर्ड से हमारा क्वार्टरली शरिया ऑडिट होता है। हमारे तमाम ज़कात अकाउंट्स जो हैं वो सेपरेट है। तमाम ज़कात के फंड सेपरेटली हैंडल किए जाते हैं, क्योंकि वो हम कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्कूल पे नहीं लगा सकते, वो हम बच्चों पे लगा सकते हैं उनके वकील के तौर पे जो शरिया हमें अलाउ करती है। तो वो तमाम ज़कात के पैसे उसी साइड पे जाते हैं, बाकी जनरल डोनेशन हमारी बाकी जगहों पे जाती है। ये हम हमारे नीचे नंबर फ्लैश अकाउंट नंबर चल भी रहा है, आप इन केस अगर डोनेट करना चाहें। और ये बड़ी अच्छी कंफ्यूजन क्लियर हुई है कि आप ज़कात के पैसे दे सकते हैं सिटीजन फाउंडेशन को और ये उसको सेपरेटली इस्तेमाल करते हैं बच्चों की फलाह के लिए। हाँ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे प्लेटफॉर्म से उमर साहब कोई भी मैसेज देना चाहें, बहुत सारे लोग आपको देख भी रहे होंगे, लोगों की ख्वाहिश भी होगी कि वो कोई ना कोई हेल्प करें अपने तौर पर। देखिए, एक तो आपको अकाउंट नंबर अवेलेबल होंगे, दूसरा वॉलंटियर करने ज़रूर आइए प्लीज़। हमारे पास 3 किस्म के वॉलंटियर प्रोग्राम है। एक बागबान का प्रोग्राम है जिसमें आप अवेयरनेस सिर्फ दे सकते हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स को, दोस्तों को कि TCF क्या है। एक मेंटरशिप का प्रोग्राम है जो आप 8वीं क्लास के बच्चों और बच्चियों को बता सकते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। और इसके अलावा फिर यूनिवर्सिटी सक्सेस प्रोग्राम है कि बच्चे आगे बढ़ कैसे सकते हैं कैरियर्स में। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया एंड गुड लक। बड़ा अच्छा आपका कॉन्सेप्ट, अल्लाह करे कि इसमें बरकत रहे और आप इसी तरह से बच्चों को तालीम देते रहें। हमने आपकी मुलाकात कराई द सिटीजन फाउंडेशन के हवाले से, उनसे आपकी बात भी कराई। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए खैर रमज़ान। खैर रमज़ान में एक बार फिर आपको खुश आमदीद। आज चूँकि एक अहम खबर क्रिकेट के हवाले से थी तो हमने ज़रूरी समझा कि आज क्रिकेट पे भी बात करें। कल PSL 9th एडिशन का फाइनल मैच था जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इंडीड एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद बहुत ही ज़बरदस्त खेल के आने वाली टीम मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त दी और यूं शादाब 11 ने मुल्तान सुल्तान्स को हराकर ये जो टूर्नामेंट है अपने नाम किया और PSL 9 की फातेह ठहरी। इसी पे हमने बात करनी है। हुनैन शाह ने फाइनल की आखिरी गेंद पर एक विनिंग शॉट, क्या एक कट खेला, सिंगल लिया और इस तरह आखिरी गेंद के ऊपर इस मैच का फैसला हुआ और यूं ये खूबसूरत सी जो चमचमाती ट्रॉफी थी ये कल इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास दोबारा गई है। इनफैक्ट 6 बार गई है, तीसरी बार जीते। बिल्कुल तीसरी बार जीते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग किस्म का मैच था। 1 रन चाहिए था, 1 बॉल बाकी थी और जो मैच जीते हैं उसके बाद पहले लग रहा था कि मुल्तान सुल्तान जीत जाएगी, लेकिन फिर बाद में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने गेम का पांचा पलट दिया। इसी पे तज्जिया लेंगे। बहुत दिनों के बाद डॉक्टर ऑफ क्रिकेट मिर्जा इकबाल बेग हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मिर्जा साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं?
वालेकुम अस्सलाम अरमला, आपको भी रमजान मुबारक और इमरान को भी रमजान मुबारक। इमरान ने मिठाई बांटी कि नहीं बांटी? इस्लामाबाद जीत गई है। मैंने एक तो दिल में बांटी है, दूसरा मैंने कहा अब आपने जोश जगाते खत्म किया, हम खैर रमजान शुरू कर देना, स्क्रीन आबाद रहनी चाहिए। क्या ख्याल है? वल्लाह खैरुर राज़िकीन, इंडीड, अल्लाह सबके रिज़्क़ में बरकत दे। आमीन आमीन। अच्छा मिर्जा साहब, कल का मैच फाइनल बड़ा अच्छा, मुल्तान सुल्तान जिस पूरे टूर्नामेंट के अंदर बड़ा अच्छा खेलती आई है, दो के इस्लामाबाद ने बहुत अच्छा खेला है, लेकिन कल का मैच जितना थ्रिलिंग और एक्साइटिंग था, क्या कहेंगे इस हवाले से? अरमला कुछ गलतियां की कप्तान मोहम्मद रिजवान ने, और जिस तरह से ये टूर्नामेंट शुरू किया मुल्तान सुल्तान ने कि 10 में से 7 मैच जीती, 14 पॉइंट्स, और एक ऐसी टीम थी जिसको लोग कहते हैं नाकाबिले तस्हीर टीम है, इसको हराना मुश्किल होगा, लेकिन कल कुछ गलतियां की और लगता है कि किस्मत भी मुल्तान सुल्तान पर मेहरबान नहीं थी। फाइनल हारने की हैट्रिक कल उन्होंने मुकम्मल की। 2022 में लाहौर से हारे, 2023 में लाहौर से हारे और अब 2024 में मुल्तान से हारे। 2021 में वो जीते थे ये टूर्नामेंट। टीम उनकी बड़ी तगड़ी है, लेकिन उन्होंने कुछ गलतियां की। डेविड विली से सिर्फ 2 ओवर्स कराए, उनको पता नहीं क्यों बचा के रखा, और उसामा मीर पे जो अटैक किया मार्टिन गप्टिल ने, जब उसामा मीर बॉलिंग के लिए आए तो वहां से, क्योंकि मेन बॉलर थे उसामा मीर, उन्होंने 24 विकेटें ली HBL PSL में, तो वहां से भी जो बैलेंस है वो टिल्ट हुआ। और जिस तरह से गप्टिल ने बैटिंग की, कमाल की बैटिंग की, लेकिन इसके बावजूद 2-4 हाथ जबकि लबे बाम रह गया, टूटी है देखिए जाकर कमन कहां, तो वो इस्लामाबाद के खिलाफ मुल्तान सुल्तान जीत जाती मैच, लेकिन आखिरी ओवर मोहम्मद अली को दिया। हम समझ रहे थे क्रिस जॉर्डन को देंगे। कल मैं नेशनल स्टेडियम कराची में मौजूद था, लोग गिला करते थे कि कराची के लोग आते नहीं है, लेकिन कल ऐसा लगता था कि पूरा कराची जो है वो उमड़ कर चला आया नेशनल स्टेडियम कराची में। और ये कौम ऐसी है, माशी मुश्किलात हो, रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो, कन्वेंस की प्रॉब्लम्स हो, लेकिन दीवानगी क्रिकेट की इनकी नुक्ते रूज पर होती है। बस आप मिर्जा साहब हर मैच देखने जाया करें ताकि शायकीन की बड़ी तादाद आए देखने। ये भी एक फैक्टर था वैसे मैच में, फाइनल में मुझे लगता है। अच्छा, दूसरी जानिब आपने बरकत की बात की, तो अली नकवी साहब जो हैं उनके यहाँ अच्छी बरकत पड़ गई। 14 करोड़ 140 मिलियन आई बिलीव कल उनको मिला, दैट वाज द प्राइज मनी, और इसी तरह 5 करोड़ 60 लाख रुपए का इनाम कल मुल्तान सुल्तान को भी मिला, जिसके हवाले से कुछ माली मुश्किलात का भी कुछ शिकार ही मुल्तान सुल्तान। तो इसको, इस प्राइज मनी के बाद आप क्या देखते हैं, कितना जो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट है उसमें बेहतरी आई होगी इन टीम्स के? देखिए इमरान, माली मुश्किलात का शिकार तो नहीं थी मुल्तान सुल्तान। अली तरीन साहब उसके मालिक हैं, जहांगीर तरीन साहब के साहबजादे, उनके पास तो अल्हम्दुलिल्लाह पैसे की कमी नहीं है, लेकिन वो जो 14 करोड़ रुपए ड्यूज क्लियर करने थे वो बकाया थे, जो ड्यूज का उनका मामला था, वो ड्यूज का मसला वो हल हो जाएगा, लेकिन वो अपनी जेब से भी देंगे। और अली नकवी साहब भी यकीनन, उनका तो बिजनेस है बाहर पाकिस्तान से, वो भी करेंगे, और ये पैसे लड़कों में भी तकसीम होंगे ना, कि जिन्होंने पसीना बहाया, और मजदूर की मजदूरी कहते हैं ना कि पसीना खुश्क होने से पहले अदा कर दी जाए। तो मुझे लग रहा है कि इनको लड़कों को भी पैसे मिलेंगे, और यकीनी तौर पर इससे फ्रेंचाइज को भी फायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, एक सवाल मेरे साहब, ओवरऑल कल तो फाइनल हो गया, अब ये हमने जो जब इस PSL के आगाज में भी हम बात कर रहे थे कि वो जो एक्साइटमेंट है या वो जो एक मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो अब इतना हैपनिंग किस्म का इवेंट नहीं रहा। कल आपको लगा कि फाइनल के बाद कि ओवरऑल इवेंट की जो वाइब थी, जो एनर्जी थी, या जो एक कहने स्पिरिट था, वो उस तरह से था जो हर साल होता है PSL का? देखिए अरमला, इस मरतबा जो टॉप के क्रिकेटर्स नहीं आए, फिर सेरोगेट स्कैंडल जो आया जिसकी वजह से बैटिंग कंपनीज के इश्तिहारात पर हुकूमत ने पाबंदी लगा दी, टीमों को बड़ी प्रॉब्लम हुई स्पॉन्सर्स लाने में। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद फिर कराची में जब मैचेस हुए, रमजान में शुरू हो गए, आज तक HBL PSL के मैचेस रमजान में नहीं हुए, तो उससे प्रॉब्लम थी। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ जो क्रिकेट देखने को मिली ना, लास्ट बॉल पे कई मैचेस का फैसला हुआ, वो एक्सेलेंट थी। और हमारे पाकिस्तान के लोकल जो प्लेयर्स हैं, उन क्रिकेटर्स ने उन्होंने जान मारी, और मैं समझता हूं कि उसकी वजह से ये PSL कामयाब तरीन इवेंट की शक्ल इख्तियार कर गया। क्योंकि आप देखें, अगर वन साइडेड फाइनल होता तो किसी को इंटरेस्ट नहीं होता। फाइनल से पहले प्ले ऑफ भी जो थे, एलिमिनेटर भी थे, उनमें आखिरी गेम पर फैसला हुआ। तो मैं समझता हूँ टॉप पर कल 2016 में जब जहां पे और बहुत सारी चीजें गैर मामूली हुई, वहां पे कल इमाद वसीम साहब की स्मोकिंग भी बड़ी गैर मामूली तौर पे वायरल हुई, और वो पहली दफा हमने किसी प्लेयर को ड्रेसिंग रूम में ड्यूरिंग मैच और फाइनल मैच स्मोकिंग करते देखा। हाउ यू सी दिस?
ये किसी की शरारत थी कि कैमरा उधर लेकर गए, किसी की मुखबिरी थी कि कैसे इमाद वसीम जो है वहां पर वो ये बिल्कुल खिलाफ कानून है, ऐसा होना नहीं चाहिए। मुझे पता है इमरान, मेरा तो क्रिकेटर्स के साथ इंटरेक्शन होता है, बहुत सारे क्रिकेटर्स सिगरेट पीते हैं, चेन स्मोकर्स हैं, लेकिन वो पब्लिकली नहीं पीते। यहाँ वो जो थे इमाद वसीम का बदकिस्मती ने ताकुब किया और यहाँ वो मुझे लगता है उन पर फाइन वगैरह होगा, लेकिन वो उनका मुझे पता है कि जब मैं दुबई में था वहां भी वो बाहर जो स्मोकिंग एरिया था वहां जाके पीते थे, लेकिन यहाँ पता नहीं क्या हुआ, या तो कामयाबी का एक तो होता है ना नशा, या फिर ये कि परफॉर्मेंस इतनी आला हो रही थी उन्होंने सोचा कि जाने दो चल जाएगा कुछ। लेकिन इस सारे अमल के बावजूद इमाद के लिए बेहतरीन टूर्नामेंट रहा, आई बिलीव बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही उनकी। बिल्कुल 35 साल की उम्र में इमाद वसीम देखे ना, आखिरी मर्तबा 2022-23 में खेले थे पाकिस्तान के लिए और फिर उन्होंने दिल बर्दाश्त होकर रिटायरमेंट भी ले ली, लेकिन अब उन्होंने बड़ा अपना स्ट्रॉन्ग केस बनाया है जो 1 जून से T20 वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, क्योंकि इमाद वसीम पर मोहम्मद नवाज को तरजीह दी जा रही थी। नवाज अच्छे क्रिकेटर है, लेकिन इमाद वसीम ने जो परफॉर्म किया, बैटिंग बॉलिंग, पहले बॉलर हैं जिन्होंने PSL के फाइनल में 5 विकेटें ली और जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, जिस तरह से टीम को जितवाया, मैं समझता हूं नाउ इट्स टाइम कि इमाद वसीम शुड बी इंक्लूडेड इन पाकिस्तान टीम। फर्स्टली शुड टेक बैक हिज रिटायरमेंट और वो वापस आए। वही ज्यादा। और आखिरी सवाल मेरा रिजवान के हवाले से है, बड़े कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे, खुद भी बड़ी जान मारते रहे, अगरचे के गलतियां हुई होंगी, क्रिकेट का हिस्सा है, फिर भी सेकंड पोजीशन पे आए और पिछले 3 मुसलसल टूर्नामेंट्स के अंदर फाइनलिस्ट टीम भी है उनकी। रिजवान के लिए आप क्या देखते हैं? कल मोहसिन नकवी साहब के साथ बड़ी देर तक खड़े भी रहे, खुशखबरियां भी करते रहे, कुछ खबर उनके हवाले से आ सकती है बीइंग कैप्टन? ये भी हो सकता है, चांसेस है, क्योंकि आकिब जावेद का एक स्टेटमेंट आया था, शायद आपको याद हो, उन्होंने कहा था कि बार बार कप्तान की तब्दीली मुनासिब नहीं होगी। आकिब जावेद तो श्रीलंका के बॉलिंग कोच हो गए, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी को अगर हटाएंगे तो ज्यादती होगी। बहरहाल रिजवान ने अपना केस बड़ा स्ट्रांगली प्लीड किया है, उन्होंने जो कप्तानी की, बड़ी अच्छी कप्तानी की। अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में, लेकिन म्यूजिकल चेयर का गेम शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि एक कप्तान को हटाया, दूसरे को लगाया, फिर दूसरे को हटाया, तीसरे को लगाया। तो मोहसिन नकवी साहब से कल मैंने सवाल पूछा था सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, कल वो आए थे और एज कंपेयर टू अदर चेयरमैन बड़े मुख्तसर जवाब दे रहे थे, क्योंकि मीडिया के आदमी है, फंस नहीं रहे थे कहीं। तो उनकी गुफ्तगू जो हो रही थी उसको देखते हुए तो मैं कह सकता हूं कि हो सकता है कि रिजवान को सोचे, लेकिन फिर शाहीन शाह अफरीदी को इस न्यूजीलैंड की सीरीज में अगर कप्तान नहीं बनाया तो ज्यादती होगी कि सिर्फ एक ही दफा। ये भी तो पहली दफा ही हो रहा था कि 2 चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, एक मौजूदा एक साबिक, एक ही वक्त में एक ही जगह पे मौजूद थे कल, रमीज राजा साहब, मोहसिन नकवी साहब। टाइम हमारा खत्म हो गया सर। थैंक यू वेरी मच मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया। मिर्जा इकबाल बेग, डॉक्टर ऑफ क्रिकेट हमारे साथ मौजूद थे, PSL के फाइनल के ऊपर अपना तज्जिया दे रहे थे। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी अब कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।